नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भौतिक करियर क्लासेस पर। सी सेट 2016 के क्वेश्चन नंबर 76 से 100 के बीच मैथमेटिक्स और रीजनिंग के जो जनरल क्वेश्चंस पूछे गए थे वो इस वीडियो में हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं, जिसको हमने डे 4 नाम दिया है। इससे पहले सी सेट 2015 के सभी क्वेश्चंस और सी सेट 2016 के क्वेश्चन नंबर 1 से 75 तक हम लोगों ने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं देखे हैं तो एक बार जाके ज़रूर देख लें। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न ये रहा। चलिए प्रश्न पर एक नज़र मारते हैं। प्रश्न कुछ ऐसा है, पहले 6 महीने के दौरान दो वितरकों ए और बी द्वारा एक साथ बेची गई कारों की संख्या पाई चित्र में वितरण प्रतिशत के रूप में दर्शाई गई है। अर्थात इसकी बात कर रहा है, बेची गई कारों की कुल संख्या 1500 है। ठीक है जी, ये लिख देते हैं हम लोग। आगे 6 महीने के अंदर कंपनी ए और कंपनी बी द्वारा बेची गई कारों का क्रमिक अनुपात, मतलब यहाँ पर ए और बी का अनुपात दर्शाया गया है। चलिए नीचे देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ये तो सामान्य जानकारी थी। प्रश्न कहता है कंपनी ए द्वारा जनवरी के दौरान बेची गई कारों की संख्या इसी कंपनी द्वारा जून के दौरान बेची गई कारों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। तो भाई ए ने जनवरी में कितनी कारें बेची या वो निकालना है हम लोगों को, ए प्रकार की कारें। तो देखिए जनवरी की कुल कारें बनेंगी हमारे पास 1500 का 17%, लेकिन इसमें भी हम लोगों को स्पेसिफिकली ए का निकालना है। तो ए से बी का जनवरी में अनुपात है 8:7। अब अगर मुझे खाली ए निकालना है तो ए बनेगा 8/15, है ना। 8 और 7 को जोड़ेंगे तो कुल कारों की संख्या बनेगी, उसमें ए बनेगा हमारे पास 8। ये तो हो गई ए की जनवरी में। अब ए की ही हमें निकालनी है जून में। तो जून में कुल कारें पहले निकालते हैं। 1500 का जून में बताया गया है 16%। और अब अगर हम लोग जून का अनुपात देखें तो ए है 7/7 और 9 16। ठीक। अब उसने पूछा था कि ये कारें इसका कितना प्रतिशत है। प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग करते हैं इंटू 100। चलिए सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। इस 1500 से 1500 कट जाएगा, इस प्रतिशत के चिन्ह से प्रतिशत का चिन्ह कट जाएगा, 16 से कटेगा 16। तो हमारे पास जो डाटा बचेगा वो कुछ ऐसा बचेगा 17 × 8। इस 15 का इस 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 × 7 × 100। या फिर इसको और सॉल्व करते हैं तो 17 8 होता है 136, 17 7 119, 17 8 136 डिवाइडेड बाय 105 × 100। देखिए प्रश्न में पूछा गया लगभग कितना प्रतिशत है, एग्जैक्ट नहीं निकालना। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चालू करें, 105 से भाग दें 136 डबल शून्य को, तो 105 एकम 105, 6 में से 5 जाएगा 1, 3 में से 0 जाएगा 3, ऊपर से उतरता है 0। देखिए 105 है, ये 310 है, तो एक लगभग 3 गुना होना चाहिए, है ना। लगभग 3 गुना। लगभग की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पूछा भी लगभग प्रतिशत गया है। तो कहीं ना कहीं 130% आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि शुरू के 2 जो अंक है हमारे पास 1 और 3 है, और अभी इस वाले शून्य को कैलकुलेट करना बाकी है, इसलिए इसके आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 77। इसमें यह कहा गया फरवरी और मार्च को मिलाकर बी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या। चलिए इसी प्रकार से सॉल्व करना होगा। सबसे पहले हम लोग फरवरी की कुल कारें निकालेंगे। 1500 में फरवरी है आपके पास 22%। ठीक है। इसमें कंपनी बी, तो भाई कंपनी बी फरवरी में बनेगी 2/3, और कंपनी बी की हम लोगों को अब मार्च में कारें निकालना है। तो 1500 हमारे पास कुल है, उसका मार्च है हमारे पास 25%। और अब इसमें स्पेसिफिकली अगर हम लोग कंपनी बी को पकड़ें तो बनेगा 2/5। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। प्रतिशत का मतलब होता है 100 से भाग देना, और इस डबल शून्य से डबल शून्य कट जाएगा, 3 से ये 5 बार कटेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 5 का 2 में मल्टीप्लाई 10, और 22 का जब मैं 10 में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 220। इसी प्रकार प्रतिशत से डबल शून्य पहले काट देता हूँ, 5 से काटता हूँ 5 बार, 5 5 25, 5 का 2 में मल्टीप्लाई 10, और 10 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 105, और इसको जोड़ने पर मुझे मिलता है 370, जो कि ऑप्शन नंबर
ए में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कुछ ऐसा है, एक संख्या पर निम्नलिखित संक्रियाएं क्रमिक रूप से की जाती हैं जिसके फलस्वरूप आरंभ की वही संख्या आ जाती है ना। अब संक्रिया क्या है, पहले संख्या को 2 से भाग दो, उसके बाद उसका वर्गमूल ले लो और अंत में घन कर दो। अब हमें ये ज्ञात करना है कि वो संख्या कौन सी है। देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग 2 प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो सॉल्व करेंगे हम लोग ऑप्शन से, और ऑप्शन से सॉल्व करना बहुत आसान होगा। उसके बाद मैं आपको इसको पूरी मेथड से भी सॉल्व करके बता दूंगा। चलिए ऑप्शन के साथ चलते हैं। अगर मान लीजिए मैं ऑप्शन लेता हूँ 64, है ना, 64 ऑप्शन को कंसिडर करके चलते हैं। क्या कहा था, सबसे पहले 2 से भाग देना है। भाई 64 को 2 से भाग दूंगा तो ये बनेगा 32। उसके बाद वर्गमूल लो। अब भाई 32 का वर्गमूल तो निकलता नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन को अभी हम लोग छोड़ देते हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी अर्थात 27 लेते हैं। तो भाई 27 को 2 से भाग देंगे सबसे पहली संक्रिया, तो ये तो यहीं पर हमारी गाड़ी अटक जाएगी, इसको भी मैं छोड़ता हूँ, है ना। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी हमारे कैंसिल हो गए। ऑप्शन नंबर सी 8 के साथ चलते हैं। सबसे पहले 8 को 2 से भाग देना है जो कि हमें देगा 4। इसके बाद इसका वर्गमूल लो। देखिए वर्गमूल लेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 4 का वर्गमूल आएगा 2। बोलता है इसका वापस घन कर दो। चलिए 2 का घन करेंगे तो कितना निकलेगा, 8। और प्रश्न में कहा था आरंभ की वही संख्या आ जाती है, तो देखिए वापस 8 हमारे पास आ गया है। तो जिस संख्या के बारे में बात चल रही थी वो यही होगी, सी अर्थात 8। इसको हम लोग एक बार देखिए पूरी मेथड पे भी मैं आपको करके बताता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और गणित के जो फंडामेंटल्स होते हैं वो यहाँ पर काफ़ी सारे यूज़ होंगे। अगर हम लोग मान लेते हैं कि संख्या x है, सबसे पहले उसको 2 से भाग देना है। ये लीजिए मैंने 2 से भाग दे दिया। फिर कहता है उसका वर्गमूल ले लो। ये लीजिए वर्गमूल ले लिया। फिर कहता है अंत में घन कर दो। अंत में घन कर दो मतलब पावर 3 कर दो। घन करने का मतलब तो वही संख्या फिर से आ जानी चाहिए, अर्थात x फिर से मिल जाना चाहिए। इसको जब मैं आगे सॉल्व करूँगा तो देखिए ये बनेगा अंडर रूट का x/2। इस पावर 3 को अगर मैं इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो ये मेरे पास बनेगी x की पावर 1/3। ठीक है, जिस तरह से प्लस की वैल्यू इक्वल के उस तरफ जाके माइनस की हो जाती है, घातों में या पावर में क्या होता है, जो पावर होती है वो उस तरफ शिफ्ट होकर अपॉन में चली जाती है ना। ये बन जाएगा 1/3। ठीक, आगे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको भी मैं लिख सकता हूँ x की घात 1/2 बटा में 2 की घात 1/2, है ना, क्योंकि जो अंडर रूट है वर्गमूल है वो दोनों के ऊपर है, और अंडर रूट का मतलब ही होता है घात 1/2 बराबर x की घात 1/3। अब x को एक तरफ करेंगे, मतलब चर राशि एक तरफ, अचर राशि एक तरफ। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो ये बनेगा x की पावर 1/2 अपॉन में आ जाएगा x की पावर 1/3 बराबर 2 की पावर 1/2। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए आधार समान है और डिवाइड है तो घातें आपस में घट जाएंगी। करणी और घातांक वाले चैप्टर का हमारा कॉन्सेप्ट है ये, 1/2 माइनस 1/3 इक्वल टू 2 की पावर बनेगी 1/2। इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 3 का 1 में मल्टीप्लाई 3, 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2, 3 में से 2 माइनस करूंगा ये बनेगा 1, और नीचे 3 और 2 का एलसीएम 6, जबकि बनता है 2 की पावर 1/2। इसको जब और आगे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर पावर है 1/6 जो कि उस तरफ शिफ्ट होके बन जाएगी 6, तो ये 2 की पावर 1/2 और इसके ऊपर पावर 6। अब एक घात कोष्टक के अंदर है, एक घात कोष्टक के बाहर है, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, 2 से कटेगा 3 बार और अल्टीमेटली हमें मिल रहा है x की वैल्यू 2 की पावर 3 अर्थात 8। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन काफ़ी पसंद आया होगा, है ना। वरना जो डायरेक्ट ऑप्शन के साथ है वो भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी पुरानी बचपन की यादें आपकी ताज़ा हो गई होंगी। आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है गणित से लेना देना आपका थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 79। एक निरीक्षण से यह पाया गया कि एक कार्यशाला में प्रत्येक दिन महिला 20 बर्तन बना सकती हैं। चलिए महिला जो है, महिला जयवर्धनी नहीं ना, महिला स्त्री
20 बर्तन बना सकती हैं, जबकि प्रत्येक पुरुष 10 बर्तन बना सकता है। भाई पुरुष जो है वो बनाता है 10 बर्तन प्रतिदिन, कुल ठीक 120 बर्तन बनाने। देखिए कुल जो बर्तन बनेंगे उनकी संख्या होगी 120, मतलब महिला और पुरुष जो मिलकर बनाएंगे उनकी बात चल रही है। यह भी आवश्यक है कि सभी महिलाएं मिलकर ठीक 60 बर्तन बनाएं, मतलब महिलाएं 60 बर्तन बनाएं तो 3 महिलाएं मिलकर 60 बर्तन बना लेगी, है ना। एक महिला 20 बर्तन बनाती है तो 60 बर्तन 3 महिलाएं बनाएंगी। चलिए आगे क्या बोलता है, इसको पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को कार्यशाला में काम पर लगाना पड़ेगा। कुल 120 बर्तन बनाने हैं, इसमें 60 बर्तन महिलाओं ने बना दिए, बचे हुए 60 बर्तन पुरुष बनाएंगे। अब 10 बर्तन एक पुरुष बनाता है तो 60 बर्तन बनाने के लिए हमें आवश्यकता होगी 6 पुरुषों की, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। 80 क्वेश्चन जो है 80th क्वेश्चन, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। साथ बने रहिएगा और ध्यान से चीज़ें सुनिएगा। सबसे पहला डाटा उसने दिया कि a प्लस बी को जब मैं जोड़ूं तो उसका मान वही आना चाहिए जो c प्लस डी का है। दूसरे समीकरण दूसरे इक्वेशन में उसने कहा भाई a प्लस डी वही होना चाहिए, a प्लस डी का मान बड़ा होना चाहिए b प्लस सी से। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन को आप अज्यूम करके वैल्यू लिखेंगे हम लोग ए बी सी और डी की, जो इन दोनों ही समीकरणों को संतुष्ट सेटिस्फाई करती हो, और उस बेसिस पे इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है उस पर विचार करेंगे। चलिए ए बी सी और डी की हम लोग वैल्यू लिखते हैं। ए को मैं ले लेता हूँ 2। अच्छा एक चीज़ और, इस प्रकार के जो समीकरण होते हैं, है ना, अगर उसमें मैं ए और बी का मान समान रख लूँ, सी और डी का मान समान रख लूँ, तो सबसे कॉम्पैक्ट आंसर मेरा बन सकता है ना। ध्यान रखिएगा, सबसे कॉम्पैक्ट आंसर तभी आता है जब चीज़ें समीप की हों। हाँ हम लोग करते हैं भाई, ए को चलिए मैं ले लेता हूँ 3, बी को भी मैं कहीं ना कहीं ले लेता हूँ 3। ठीक, अब सी और डी की मैं बात करूँ, लेट से मैं सी को ले लेता हूँ 3, तो देखिए मैं डी को 3 नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं चारों को 3 ले लूँ तो ये भी 6 बनेगा, ये भी 6 बनेगा, लेकिन इस केस में दूसरी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो कहीं ना कहीं मुझे सी को 2 और डी को 4, या फिर सी को 1 और डी को 5 लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ, है ना। एक ऑप्शन तो ये बन सकता है। एक अन्य ऑप्शन हम लोग क्रिएट करते हैं। मान लीजिए ए को मैं ले लेता हूँ 4, बी को मैं ले लेता हूँ 2, सी को मैं ले लेता हूँ 1, या देखिए अगर सी को आप बड़ा लेना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि सी को 5 ले लें और डी को 1 ले लूँ, तो फिर ये जो दूसरी इक्वेशन है कि ए और डी का योग वो बी और सी के योग से छोटा हो जाएगा, तो इस तरह का चांस हम लोग नहीं ले सकते। सी को लेट से मैं 3 ले लूँ और डी को ले लूँ 3, है ना, तो ये भी 3 और 3 6, और ये भी 4 और 2 6 बनता है। और इसमें हमारे दूसरा समीकरण 4 और 3 7, ये 2 और 3 5 से बड़ा आता है। अब इस बेसिस पे हम लोग देखिए आंसर चेक करते हैं। ए बी से बड़ा, यहाँ पर देखूँ तो ए बी के बराबर है और यहाँ पर ए बी से बड़ा है। प्रश्न में ये कहा गया निश्चित रूप से गलत है, तो भाई ए वाला निश्चित रूप से गलत तो नहीं है, क्योंकि सेकंड वाले ऑप्शन में मैं इसको ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी बोलता हूँ, तो बी ऑप्शन में ये बात मेरी सही हो सकती है, इसलिए निश्चित गलत मैं नहीं कह सकता। दूसरा कहता है ए बड़ा हो सी से, तो देखिए ए बड़ा है सी से, यहाँ पे भी दिख रहा है, ए बड़ा है सी से, यहाँ पे भी दिख रहा है। अगर आप अन्य कोई डाटा लेकर भी सॉल्व करेंगे तब भी आप पाएंगे कि ए बड़ा है सी से सही ही निकलेगा। तीसरा देखते हैं, सी बड़ा है डी से, है ना, सी बड़ा है डी से। अगर इस बारे में हम लोग विचार करें तो देखिए यहाँ पर दिखता है 2 बड़ा है 4 से, 2 छोटा है 4 से, तो ये डेफिनेटली सही होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर दिखता है 3 बराबर है 3 के, तो ये भी हो सकता है। अब अगर आप एक अन्य डाटा लेंगे, है ना, यहाँ पर देखिए सी और डी आपस में बराबर हो रहे हैं। एक अन्य डाटा अगर मैं लेके चलूँ कि जी ये है 5, यह है 1, ये है 4 और लेट से ये है 2, तो यहाँ पर भी मेरी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी कि 5 और 2 7 बनेगा, है ना, और 1 और 4 5 बनेगा, मतलब मेरा दूसरा समीकरण संतुष्ट होता है और पहला समीकरण भी संतुष्ट होता है क्योंकि योग मेरा 6 बन रहा है। यहाँ पर देखिएगा C जो है वो D से बड़ा आ रहा है, मतलब तीसरा आंसर भी मेरा हो सकता है।
अब चौथा अकेला रह गया है, चौथे को चेक करें। बी बड़ा है डी से, आप यहाँ पे देखें तो बी डी से छोटा आ रहा है, आप यहाँ पर भी देखें तो बी डी से छोटा है, आप यहाँ पर भी देखें तो बी डी से छोटा है। इसका मतलब 100% इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करवाने के लिए बी डी से बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब यही आपका निश्चित रूप से गलत है और इस कॉन्टेक्स्ट में ये आपका बनेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है 3 व्यक्तियों का वजन 140 किलोग्राम है। इन 3 व्यक्तियों के वजनों का जो अनुपात है वो 1:2:4 है। तो हम लोग मान लेते हैं कि पहले व्यक्ति का वजन x है, दूसरे व्यक्ति का वजन 2x है और तीसरे व्यक्ति का वजन बन जाएगा 4x। तीनों व्यक्ति के औसत वजन दिया है तो चलिए औसत निकाल लेते हैं। 4 और 2 6 और 1 7x/3 औसत निकालने का तरीका। इसके बराबर में लिखूंगा 140। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 20 बार कटेगा, x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 60। उसने पूछा है सबसे भारी व्यक्ति का वजन क्या है, तो देखिए सबसे भारी व्यक्ति 4x है या फिर 4 × 60 अर्थात 240। कोई ना कोई सोमो पहलवान रहा होगा। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 82, देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको। ए से एम तक अक्षर लिखे जाते हैं और प्रत्येक 2 अक्षरों के मध्य एक खाली जगह छोड़ दी जाती है। ठीक है, लिख लेते हैं। ए खाली जगह छोड़ के बी, खाली जगह छोड़ के सी, खाली जगह छोड़ के डी, खाली जगह छोड़ के ई, खाली जगह छोड़ के एफ, फिर जी, खाली जगह छोड़ के एच, आई, खाली जगह छोड़ के जे, खाली जगह छोड़ के के, खाली जगह छोड़ के एल और खाली जगह छोड़ के एम, है ना। बचे हुए अक्षरों में से एन से शुरू करके खाली जगहों में रख दिया जाए जिससे एम के बाद जेड आ जाए। मतलब ये जो खाली जगहें अब आपको दिख रही हैं इनमें आपको एन से बढ़ते क्रम में सारे के सारे अल्फ़ाबेट वापस लिखना है। लिख लेते हैं। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और यहाँ आएगा हमारा जेड। और देखिए इसमें ये कहा गया था कि एम के बाद जेड हो, मतलब हमने जो अरेंजमेंट करा है वो एकदम से सही है। अब हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। हम लोगों ने मेहनत का काम तो कर ही लिया। पहला बोलता है बाईं ओर से 7वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर। तो देखिए जब बायां दायां होता है तो ये आपस में जुड़ जाते हैं, मतलब बाएं से 7वां और उसके दाएं तीसरा, तो कुल मिला के आपको बाएं ओर से 10वां अक्षर ज्ञात करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आपका आंसर बन जाएगा सी, मतलब आर। दूसरा प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। डी व के बिल्कुल मध्य का अक्षर ज्ञात कीजिए। तो देखिए डी हमारा यहाँ पर है और के हमारा यहाँ पर है, इनके मध्य का बढ़ना स्टार्ट करते हैं एक दूसरे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 अगर मैं इधर छोड़ूं, एक अंदाज से छोड़ रहा हूँ, कोई फिक्स नहीं है। 1 2 3 4 5 6। देखिए अंदाज सही लग गया क्योंकि एक बार मैं पहले इस प्रश्न को सॉल्व कर चुका था। 6 इधर छोड़ दिए, 6 इधर छोड़ दिए, तो इनके बीच में मुझे क्या दिखता है, टी। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा इसका आंसर बनेगा। अगला देखते हैं। शुरू से 18वें अक्षर और अंत से 15वें अक्षर के बिल्कुल मध्य का अक्षर कौन सा होगा। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि 18 में 55 जोड़ रहा है अर्थात 33। इसका मतलब लेफ्ट से जब हम लोग जाएंगे तो ज़्यादा इधर निकल जाएंगे और राइट से आएंगे तो कहीं ना कहीं इसके इस तरफ आके बैठेंगे, है ना, क्योंकि ABCD में 26 लेटर होते हैं ना। शुरू से 18वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, अर्थात वो बात कर रहा है वी की। ठीक, और क्या बोलता है अंत से 15वां, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15वां, अर्थात बात कर रहा है वो एस की। इनके बिल्कुल मध्य का अक्षर देखिए, 2 मैं इधर छोड़ता हूँ, 2 मैं इधर छोड़ता हूँ, मध्य में पहुँच गया, मध्य में है एच, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। तो ये वो क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के जो अलग थे, है ना, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। ज़रूर देखें हमारे सारे वीडियोस, और अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
है ना। काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ हम लोगों ने डिज़ाइन करी है। उसमें एक फुल लेंथ टेस्ट आपको फ्री मिलेगा और एक यूनिट टेस्ट आपको फ्री मिलेगा। एटलीस्ट एक बार वो टेस्ट दे लें और अगर आपको लगे कि हाँ इस टेस्ट सीरीज़ से बेनिफिट हमें मिल सकता है तो हमारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें। प्राइस है मात्र 199 रुपीज़। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह के वीडियोज़ आपको और देखने को मिलते रहें। थैंक यू सो मच।